आज इस वीडियो में हम पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों में कहलाती है प्रकाश संश्लेषण और इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण, किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये किस रूप में बनता है और ट्रांसपोर्टेड फॉर्म कौन सी है, स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम पौधों में भोजन बनाने की प्रोसेस के बारे में पढ़ें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझें या प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानें। आप सभी चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करते रहिए। भोजन जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही कंपलसरी है और हम कहें सोर्स ऑफ फूड की अगर बात करें तो संसार में सोर्स ऑफ फूड सन है, सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस है ना। तो एनर्जी का सोर्स सन और फूड का सोर्स है फोटोसिंथेसिस। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है फोटोसिंथेसिस को। और क्या है फोटोसिंथेसिस, क्या है प्रकाश संश्लेषण? हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है और हम सभी अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं, पौधों पर हम डिपेंड रहते हैं। तो ये जो पौधे हैं, इन पौधों में भोजन बनना और इन पौधों से हम भोजन किस तरह से लेते हैं, हम एनिमल्स पर और प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं, निर्भर हैं, डिपेंड हैं। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी हाँ, पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हम भोजन बनाने के लिए पौधों से प्राप्त, चाहे वो फूड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, सैलड हो, कोई भी जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमें पौधों से मिल रही है या फिर एनिमल से मिल रही है। तो हम अपने भोजन के लिए पौधों पर और एनिमल पर आश्रित हैं। अब ये जो पौधे हैं, इन पौधों में किस तरह से भोजन बनता है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। पौधे बनाने पौधों में भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी का यूज्ड किया जाता है पौधों के द्वारा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, इसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सभी कुछ इवॉल्व होता है। यानी भोजन किस तरह से बनता है? प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे सोलर लाइट का उपयोग कर कर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। किस तरह से? देखिए, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, और यहाँ प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर से CO2, पानी, और पानी, CO2 और क्लोरोफिल, और साथ ही प्रेजेंस होती है लाइट की, यानी सोलर लाइट, फोटोन की। और
इनकी प्रेजेंस में पौधे CO2 प्लस वाटर मिलकर फॉर्म करते हैं भोजन का। क्या बनाते हैं? C6H12O6। जी हाँ, ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन बनता है और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस है। इसमें जो पौधे की ग्रीन पत्तियां हैं इनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस होती है। एटमॉस्फेयर से CO2 और पौधों की जड़ों के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है और CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें भोजन का फॉर्मेशन होता है। C6H12 का फॉर्मेशन होता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये एक पूरी रिएक्शन जो कि पौधों की पत्तियों में होती है। ठीक है, यानी हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में हम बात करेंगे बाद में कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ग्रेना और ग्रेना मिलकर बना होता है थाइलेकोइड से और थाइलेकोइड की अपर सरफेस पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। तो थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है उसको हम बाद में समझेंगे। अभी केवल हमने इतना जाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण होता है C6H12O6 के रूप में और ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर भी यहाँ पर रिलीज होता है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब यहाँ पर जो भोजन बन रहा है पौधों की पत्तियों में, ये जो भोजन बन रहा है, जो खाना बन रहा है, ये किस फॉर्म में बनता है? ये खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है, जब भोजन बन गया है तो पौधे के दूसरे भागों तक किस रूप में पहुंचाया जाता है? वो होती है ट्रांसपोर्टेड फॉर्म। तो अब जब भोजन बन गया है तो पौधे के दूसरे भागों में भोजन की जो ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है ये है क्या? डाइसेकेराइड। कौन सा? ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज। ठीक। अब कुछ भोजन ऐसा भी होगा कि पौधे उसको स्टोर कर कर रखेंगे। तो भोजन के अगर हम स्टोरेज फॉर्म की बात करते हैं तो स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा रहता है। स्टार्च के रूप में भोजन बना किसके रूप में है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेड फॉर्म डाइसेकेराइड यानी सुक्रोज और स्टोरेज फॉर्म ट्राइसेकेराइड यानी स्टार्च। अब ये जो भोजन ट्रांसपोर्टेड होता है पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए कुछ टिश्यू होते हैं जिनका नाम है फ्लोएम। जी हाँ, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा भोजन पौधे में एक भाग से दूसरे भागों तक यानी पौधे के सभी भागों तक फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब भोजन बन गया है, ट्रांसपोर्टेड फॉर्म पढ़ ली हमने, स्टोरेज फॉर्म पढ़ ली और किस फॉर्म में सिंथेसाइज्ड हो रहा है ये भी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर एनिमल में भोजन स्टोर होता है तो वो किस रूप में होगा। एनिमल में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, याद रखिएगा। पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है और एनिमल में फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब फोटोसिंथेसिस की साइट को जान लेते हैं पहले कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। देखिए,
ये जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, ये कहाँ कहाँ पर है? प्रकाश संश्लेषण की जो भी क्रिया है ये पौधों में कहाँ पर होती है, किन भागों में होती है? पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कहाँ पर होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पौधों की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में ग्रीन कलर के प्लास्टिड पाए जाते हैं और इन ग्रीन प्लास्टिड को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। जी हाँ, प्लांट सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। और ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये ग्रीन कलर के ब्लास्टेड है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड जो कि पौधों को ग्रीन कलर देते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इनकी बाहरी लेयर स्मूथ होती है, अंदर वाली लेयर भी स्मूथ होती है। दोनों लेयर के बीच में कुछ खाली जगह पाई जाती है जिसको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। अंदर वाली लेयर में कुछ तरल लिक्विड भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैरती रहती हैं, पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है लैमेला। क्योंकि स्ट्रोमा में ऐसे ही रहते हैं इसीलिए इनको कहते हैं स्ट्रोमल लैमली। अब यहीं पर कुछ सिक्के के सामान, जैसे सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ऐसे ही कुछ सिक्के के सामान स्ट्रक्चर होती हैं और इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है थाइलेकॉइड। जी हाँ, क्या होती हैं? सिक्के के सामान स्ट्रक्चर जिनको थाइलेकॉइड कहा जाता है। ये थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे सिक्के एक साथ रख दिए और एक जो लेयर बन गई है, इस तरह से बहुत सारे थाइलेकॉइड भी इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहा जाता है ग्रेना। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। अब बहुत सारे ग्रेना होते हैं तो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए भी कुछ लैमली पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है इंटर ग्रेन्युलर लैमली। ये एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटर ग्रेन्युलर लैमले। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। राइबोसोम और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो इसका स्ट्रोमा है, जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी डार्क रिएक्शन? यानी अंधकारमय प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं और स्ट्रोमा को फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन की साइट भी कहा जाता है। यानी साइट ऑफ डार्क रिएक्शन किसको कहा जाता है? स्ट्रोमा को। और जो ग्रेना है, इस ग्रेना में थाइलेकॉइड है। अब इन थाइलेकॉइड की अपर सरफेस पर क्लोरोफिल के लगभग 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, थाइलेकॉइड की अपर सरफेस पर क्लोरोफिल के लगभग 230 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 230 मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्वांटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वांटम। ठीक, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं, यही एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। नेसेसरी क्लोरोफिल, नेसेसरी पिगमेंट होते हैं और कुछ सपोर्टिव पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्रेना है, इसको फोटोसिंथेसिस की लाइट साइट कहा जाता है। जी हाँ, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस
की अगर साइट पूछा जाए, यानी प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश में अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ये पूछा जाता है, तो आपको बताना है ग्रेना, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना, ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेना, और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में। अब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन में मतलब सन होगा या नहीं होगा, ऊर्जा होगी नहीं होगी। जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म होता है, जो प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होती है, उसी की एनर्जी को डार्क रिएक्शन में भेजा जाता है, और फिर वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होती है। ठीक, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, ये किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। डार्क रिएक्शन की साइट स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन की साइट ग्रेना। ठीक, अब किस तरह से होती है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए जो पिगमेंट है, पिगमेंटेशन जान लेते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर। क्लोरोफिल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें पाए जाते हैं, और क्रोमेटोफोर कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे क्रोमियम बैक्टीरिया, है ना, इसमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। लेकिन जो पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना, बीटा कैरेटिन, ज़ैंथोफिल, ये जो डिफरेंट पिगमेंट हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लिविंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेसेसरी पिगमेंट की बात की जाती है। जो नेसेसरी पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। जी हाँ, क्लोरोफिल ए। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है, और इसके जो सपोर्टिव पिगमेंट हैं वो हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरेटिन। ये सभी क्या हैं भाई, सपोर्टिव पिगमेंट हैं। तो क्लोरोफिल एक्टिव साइट है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की एक्टिव साइट क्या है, क्लोरोफिल ए। यहाँ पर जो एसेसरी पिगमेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरेटिन, ये सभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये डायरेक्ट सनलाइट को क्लोरोफिल ए तक आने से बचाते हैं। क्लोरोफिल को ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोरोफिल ए को ये प्रोटेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट को क्लोरोफिल ए तक नहीं आने देते। पहले इन तक लाइट आती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ए तक लाइट को पहुंचाते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है जब क्लोरोफिल ए तक सनलाइट आ जाती है तब। यहाँ जो फोटोसिंथेसिस में हम पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, और इन पिगमेंट में कैरेटिन जो है ये ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल येलो पिगमेंट होते हैं, और अगर हम बात करें क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल येलो पिगमेंट है, और कैरेटिन ऑरेंज कलर के पिगमेंट हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल कैरेटिन का नाम, तो यहाँ पर साइनिन एक वाटर सॉल्युबल कैरेटिन है, और लाइकोपीन एक ऐसा
कैरेटिन है जो कि टमाटर में और मिर्च में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा जाता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का नाम पूछा जाता है, कैरेटिन का नाम पूछा जाता है, टमाटर में या मिर्च में कौन सा कैरेटिन पाया जाता है, येलो कलर के पिगमेंट कौन से होते हैं। अब इन पिगमेंट को क्रोमेटोग्राफ पर जब देखा तो इन्होंने डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब किया, है ना, डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब किया क्रोमेटोग्राफ पे। इन्होंने बताया कि भाई जब क्रोमेटोग्राफ पर देखा तो जो ज़ैंथोफिल थे वो येलो कलर को शो कर रहे थे, जो कैरेटिन थे वो ऑरेंज कलर को शो कर रहे थे, जो क्लोरोफिल थे वो ब्लू और ग्रीन कलर को शो कर रहे थे। और जब इन क्लोरोफिल को या लाइट को प्रिज्म से दिखाया गया, बैक्टीरियल प्रिज्म पर देखा गया, तो बैक्टीरिया जो ऑब्जर्व हुए, जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हुए वो रेड लाइट में हुए। किसमें? रेड, है ना, रेड ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ऑब्जर्व हुए। तो क्रोमेटोग्राफ पर डिफरेंट पिगमेंट के जो कलर थे वो ऑब्जर्व हुए। अब हमने साइट की बात कर ली, पिगमेंट की बात कर ली, तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस में दो, जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरह से होती है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में क्या होती है भाई, सनलाइट कहाँ पर आएगी, ग्रेना में प्रेजेंट जो थाइलाकॉइड है, थाइलॉइड की अपर सरफेस पर। ठीक, तो यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दो होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पर पहले जो हम बात करते हैं कि जो लाइट है वो सपोर्टिव पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और क्लोरोफिल ए तक पहुंचाई जाती है, नेसेसरी पिगमेंट तक पहुंचाई जाती है। एक्टिव होकर क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सिट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लास्टोक्यूनॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लास्टोक्यूनॉन के द्वारा। यहाँ प्लास्टोक्यूनॉन से फिर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और साइटोक्रोम बी से फिर होते हुए साइटोक्रोम एफ और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जहां पर एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कि पहले फोटो सिस्टम सेकेंड और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक, जो प्रक्रिया है वो फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक, और फोटो सिस्टम सेकेंड में जो लाइट है ये 680, है ना, 680 मतलब 680 लेमडा वाली रेज एब्जॉर्ब होती है, 680 680 लेमडा रेज वाली। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में 780 लेमडा वाली रेज को एब्जॉर्ब किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम सेकेंड में, ये प्लास्टोक्यूनॉन है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में है ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये जितनी भी अभिक्रिया होती है ये कहाँ होती है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में होती है। कहाँ पर? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। जो थाइलाकॉइड है इसके अपर सरफेस पर क्लोरोफिल है और इसकी जो अंदर सरफेस है वो है ल्यूमन। यहीं पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होती है।
ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर फोटोलिसिस होगा, वाटर का फोटोलिसिस, जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। ऑक्सीजन का सोर्स है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी के मॉलिक्यूल का टूटना क्या है, ऑक्सीजन का स्रोत है फोटोसिंथेसिस में। फिर ये नीचे की ओर इसमें पार्टिकल्स होते हैं। एफ ल्यूमन के, थाइलाकॉइड के ल्यूमन के बाहर जो बाहरी सरफेस होती है स्ट्रोमा की, यहाँ पर F0F1 पार्टिकल होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं और यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर देखिए, डार्क रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट की बात करी हमने, फोटोसिंथेसिस के साइट की बात करी है, फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब इसमें केल्विन साइकिल भी पूछा जाता है। केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल चूंकि C3C4 प्लांट में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। इसको हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी केल्विन के द्वारा की गई। तो ये केल्विन साइकिल का मुझे अभी कुछ याद आ नहीं रहा है, तो केल्विन साइकिल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी प्रोसेस कहाँ पर होती है, इसके बारे में हमने जाना है। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में कितने लैम्डा वाली फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में कितने लैम्डा की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है फोटो सिस्टम सेकेंड में भी और फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, एसेसरी पिगमेंट कौन से हैं और सपोर्टिव पिगमेंट कौन से हैं, क्रोमेटोग्राफ पर सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट कलर किस, कौन से पिगमेंट किस कलर को शो करता है, क्रोमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं, है ना, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं फोटोसिंथेसिस से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये कुछ जेड सीक्वेंस में बनता है। फोटो सिस्टम सेकंड से फिर स्ट्रोमा में आता है, यानी ग्रेना से फिर स्ट्रोमा में, और फिर ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, तो कुछ जेड आकार की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये फोटो सिस्टम या इस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और सोर्स ऑफ लाइट, यानी अर्थ पर सोर्स ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वो सन है, सूरज है। और फोटोसिंथेसिस सोर्स ऑफ फूड है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, सोर्स ऑफ फूड, और सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन। तो अब फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल को फिर कभी डिस्कस करेंगे। C3C4 प्लांट में केल्विन साइकिल, हेचलेक साइकिल, केल्विन ने इसकी डिस्कवरी की, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। और जितने भी लिविंग प्लांट हैं इन सभी में केल्विन साइकिल पाई जाती है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है, और जो कि केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस के बाद हम एक दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपीरेशन।
जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के बाद हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन नाम से ही तुमको स्पष्ट हो रहा होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जित होना, भाप का निकलना, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या है ये वाष्पोत्सर्जन, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों की जो जड़ें हैं, ये भूमि से कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, पानी को लगातार ये अवशोषित करती रहती है। और अभी इतना पानी किस काम आता है? देखिए, जैसे हमारी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होते हैं और पानी पसीने के रूप में इन पोर से बाहर आता है, ऐसे ही पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं, जो एरियल भाग हैं, जैसे तना है, पत्तियां हैं, है ना, फल हैं, इन पर भी कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिनसे ये पानी वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और इसी अभिक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों के द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर आना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। पौधे के वायवीय भागों के द्वारा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दो by aerial parts of the plant such as leaves, stem and fruits is called as ट्रांसपीरेशन। ठीक, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन है। अब किस तरह से होता है? देखिए, पौधों की जो रूट्स हैं, ये कंटिन्यूअसली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अब यहाँ पर जो पौधे की पत्तियां हैं, इनमें पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस होती है। इस एपिडर्मिस पर कुछ छोटे पोर पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिनको वातरंध्र कहा जाता है। अब इन्हीं पत्तियों पर पाई जाती है क्यूटिकल, और क्यूटिकल से भी वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट, जो पौधे के स्टेम है, स्टेम पर और फलों पर कुछ लेंस लाइक ओपनिंग होती है, जिनसे पानी वाष्प के रूप में बाहर आता है, और ये भी वाष्पोत्सर्जन में हेल्पफुल होते हैं। तो हम जानते हैं कि किस तरह से इन एरियल पार्ट्स के द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर आता है। कौन कौन से हो गए? क्यूटिकल, स्टोमेटा और लेंटिकल सेल्स। क्यूटिकल और स्टोमेटा पौधे की पत्तियों पर पाए जाते हैं, और लेंटिकल सेल्स स्टेम पर और फ्रूट्स पर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों की एपिडर्मिस पर कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा पानी वाष्प के रूप में बाहर आता है। और जब स्टोमेटा के द्वारा पानी का लॉस होता है, जब स्टोमेटा के द्वारा पानी का ट्रांसपिरेशन होता है, तब इस तरह का ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और स्टोमेटा के द्वारा लगभग 97% वाटर का लॉस हो जाता है।
97 यानी 97% पानी वाष्प के रूप में वात रंध्र से क्या होता है, बाहर आता है, उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, यानी पौधे के स्टोमेटा से पानी बाहर आ जाता है वाष्प के रूप में। और इस तरह के ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इसके बाद में पौधों की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों पर क्यूटिकल पाई जाती है, और क्यूटिकल के द्वारा भी 1 से 2% पानी का लॉस हो जाता है, वेपर के रूप में पानी का लॉस हो जाता है। और क्यूटिकल के द्वारा जब ट्रांसपिरेशन होता है तो इस तरह के ट्रांसपिरेशन को कहा जाता है क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, जो पौधों की स्टेम है, स्टेम पर कुछ लेंस लाइक ओपनिंग होती हैं, फ्रूट्स पर कुछ लेंस लाइक ओपनिंग होती हैं जिनको लेंटिकल सेल्स कहते हैं, और इनके द्वारा भी लगभग 1% वाटर का लॉस हो जाता है। और लेंटिकल सेल्स के द्वारा होने वाले लॉस ऑफ वाटर को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो लगभग पौधों की रूट्स ने अगर 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया है तो इसमें से 97% वाटर का लॉस वेपर के रूप में हो जाता है स्टोमेटा के द्वारा, 1% लेंटिकल सेल्स के द्वारा, और 1% लगभग क्यूटिकल के द्वारा। तो लगभग 99% वाटर का लॉस हो गया है। लगभग 98% वाटर का लॉस हो जाता है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, पौधों के एरियल भाग से, क्यूटिकल से, स्टोमेटा से, लेंटिकल सेल से। और इस तरह से केवल पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए 1 से 2% वाटर ही प्लांट्स में रहता है, बाकी सारा 98% वाटर वेपर के रूप में एरियल पार्ट्स के द्वारा लॉस हो जाता है। तो समझिए कि ट्रांसपिरेशन क्या है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो बाय एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड लेंटिकल cells is called ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के वायवीय भागों के द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर आना, वाष्प के रूप में हानि हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा पौधों की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, और इनके द्वारा लगभग 97-98% वाटर का लॉस होता है। इसी तरह से जो क्यूटिकल है, ये भी पौधों की पत्तियों पर पाई जाती है, इसके द्वारा भी लगभग 1% वाटर का लॉस हो जाता है। और लेंटिकल सेल्स जो कि स्टेम में, फ्रूट्स में पाई जाती हैं, इनके द्वारा भी लगभग 1% वाटर का लॉस हो जाता है। अगर हम सम की बात करें तो मोर देन 98% वाटर का लॉस पौधों के वायवीय भागों के द्वारा होता है, केवल 1 से 2% वाटर ही पानी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए प्लांट्स में अवेलेबल रहता है।
तो इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी प्रोसेस कहा और किसी ने ट्रांसपिरेशन को अनअवॉइडेबल एबल कहा। कर्टिस और स्टीवर्ड, कर्टिस और स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड ने ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी प्रोसेस कहा और कर्टिस ने ट्रांसपिरेशन को अनअवॉइडेबल एबल कहा। भाई इसको नेसेसरी क्योंकि ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। और अनअवॉइडेबल इसको भाई हम नकार नहीं सकते। ये प्लांट में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए एक नेसेसरी प्रोसेस है। इसको हम नकार नहीं सकते, अनअवॉइडेबल ये एबल है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है इसमें किस तरह से ये ट्रांसपिरेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम पौधों के जो वातरंध्र हैं, जो स्टोमेटा हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो स्टोमेटा हैं ये पत्तियों पर पाए जाते हैं। पत्तियों की शेप पर ये डिपेंड करता है पत्तियां किस साइज की हैं, है ना। पत्तियां छोटी हैं, बड़ी हैं, है ना। पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, डॉर्सीवेंट्रल हैं, या पानी की सरफेस पर तैर रही हैं, या पानी में कंप्लीटली डूबी हुई हैं। तो पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा की संरचना, स्टोमेटा के नंबर्स डिपेंड करते हैं। अब जो डाइकॉट जो कि बड़े प्लांट हैं जैसे बरगद है ना, जैसे पीपल है, इनकी पत्तियों में डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। दो लेयर होती है, एक डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल, और इनमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे गेहूं की लीफ की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ट्रेपा यानी सिंगाड़े की लीफ को देखें तो वो वाटर पर फ्लोट करने लगती है, तो स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। तो स्टोमेटा की प्रेजेंस और एब्सेंस पौधों की पत्तियों पर डिपेंड करती है। ठीक, अब ये स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्मॉल ओपनिंग दो किडनी शेप गार्ड सेल से कवर रहती है, और इन गार्ड सेल को सब्सिडरी सेल्स घेरे रखती हैं। जी हाँ, स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा टिनी पोर्स हैं, छोटे साइज के कुछ पोर हैं जिनको दो गार्ड शेल कवर रखती हैं, और गार्ड शेल्स के चारों ओर सब्सिडरी सेल्स, 5 से 6 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्टोमेटा हैं इनमें जो गार्ड शेल्स हैं ये एक क्लोरोफिलस होती हैं, इनमें इनएक्टिव क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। साथ ही गार्ड शेल की जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, और गार्ड शेल्स के चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो गार्ड शेल्स हैं ये मोनोकॉट प्लांट में और डाइकॉट प्लांट में अलग अलग शेप की होती हैं। मोनोकॉट यानी जिनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है, और इनके जो सीड हैं वो एक कॉटिलीडन वाले होते हैं, मोनोकॉट पौधे होते हैं। और डाइकॉट जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जिनके सीड में दो कॉटिलीडन होते हैं,
डाइकॉट प्लांट होते हैं। जैसे मोनोकॉट में बनाना है, गेहूँ है, धान है, और डाइकॉट प्लांट में, तो मोनोकॉट प्लांट में गार्ड शेल्स डंबल शेप्ड होती हैं, और डाइकॉट प्लांट में गार्ड शेल्स किडनी शेप्ड होती हैं। जैसे राजमा का सीड, जैसे राजमा होता है, इसी तरह से जैसे किडनियाँ होती हैं तो किडनी शेप होती हैं, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड गार्ड शेल्स होती हैं। और इनमें इनएक्टिव क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये जो टिनी पोर्स हैं जो कि लीफ एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। अब प्रोसेस जान लेते हैं। इससे पहले स्टोमेटा की पोजीशन को समझ लेते हैं। स्टोमेटा ओपन और क्लोज पोजीशन में होते हैं। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। भाई, प्लांट की लीफ में जो गैस आती है, जो CO2 आती है एटमॉस्फेयर से, वो किसके द्वारा आती है? स्टोमेटा के द्वारा आती है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम यानी डे टाइम में जब शुगर का फॉर्मेशन होता है, जब C6H12O2 का फॉर्मेशन होता है, तब ये ओपन होते हैं। और नाइट टाइम में जब स्टोरेज फॉर्म होती है, स्टार्च की फॉर्म में जब स्टोर होता है फूड, तब ये क्लोज होते हैं। यानी डे टाइम में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, और नाइट टाइम में हम मना भी कर सकते हैं कि नहीं होता है, और कुछ कंडीशंस में नाइट टाइम में भी ट्रांसपिरेशन पौधों में होता है। तो समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है। स्टोमेटा को हमने समझ लिया है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स को हम समझ चुके हैं। तो क्या होता है, देखिए, पौधों की पत्तियों में स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा जो प्लांट्स की लीफ हैं, इनके जो वेंस हैं, इनसे वाटर आता है और मीजोफिल टिश्यू तक पहुंचता है, जो जिनमें कि इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, काफ़ी स्पेस होता है मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स में जब पानी कंप्लीट भर जाता है, तब यहाँ पर एक प्रेशर राइज होता है और सब्सिडरी सेल्स में पानी का फ्लो आता है। सब्सिडरी सेल्स का भी जो एरिया है, जब पानी से कम्प्लीटली फिल होता है, तो यहाँ पर एक प्रेशर, जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, वो इंक्रीज होता है। और जो स्टोमेटा की वॉल, जो गार्ड शेल की वॉल होती है, वो इनर वॉल थिक होती है, जिससे उस पर टर्गर प्रेशर पड़ता है और बॉल एकदम क्या हो जाती है, डिफेक्टिव बलून की तरह फूल जाती है। और पिचकने के बाद में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। इस समय डे टाइम में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड का फॉर्मेशन होता है, यानी शुगर की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज होती है। पीएच हाई होता है, टर्गर प्रेशर भी हाई होता है, और सब्सिडरी सेल्स में टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे गार्ड शेल्स की इनर वॉल पर प्रेशर इंक्रीज होता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। फिर नाइट टाइम में क्या होता है, ये स्टोमेटा क्या होता है भाई, नाइट टाइम में जैसे जैसे सन डूबने लगता है तो सनलाइट कम होती है, फूड का फॉर्मेशन धीरे 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 कम होने लगता है, फूड स्टोर फॉर्म में आता है, पीएच कम होता है, टर्गर प्रेशर कम होता है, और फिर जो गार्ड शेल में वाटर एंटर हुआ था, ये एग्जिट होता है, यानी एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और गार्ड शेल्स जो इनर वॉल है, वो फिर से पहली वाली स्टेज में आ जाती है और स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं और
नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। क्या हुआ, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, फूड का फॉर्मेशन हुआ, पीएच बढ़ गया, टर्गर प्रेशर राइज हो गया, एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई और सब्सिडरी सेल्स में पानी का जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, जिससे गार्ड शेल्स की इनर वॉल पर एक प्रेशर डेवलप्ड होता है, जिससे गार्ड शेल्स किडनी शेप साइज में हो जाती हैं और जो स्टोमेटा हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे सन छुपने लगता है, उसी प्रोसेस में स्टार्च की मात्रा इंक्रीज होती है और टर्गर प्रेशर डिक्रीज होता है, साथ ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज होती है और एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होती है, पानी बाहर की ओर होता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और इसी के साथ में जो वाटर है ये क्या होता है, स्टोमेटा से एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, है ना। एंडोस्मोसिस यानी स्टोमेटा के अंदर, एक्सोस्मोसिस स्टोमेटा के बाहर आता है और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स के कौन से एरियल पार्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, कितने परसेंट वाटर प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल रहता है, किसने अनअवॉइडेबल एबल कहा, किसने नेसेसरी एबल कहा फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है और लेंटिकल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, क्यूटिकुलर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा कहाँ पाई जाती हैं, ओपन कब होते हैं, क्लोज कब होते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं और स्टोमेटा, ये जो ट्रांसपिरेशन है इसके बारे में बात करेंगे। स्टोमेटा की जो गार्ड शेल्स हैं इनकी वॉल कैसी होती है, क्या इनमें क्लोरोफिल होता है, नहीं होता है, और मोनोकॉट में गार्ड शेल्स कैसी होती हैं, ये सब क्वेश्चंस याद रखने हैं। अब हम थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन को फैक्टर जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए, दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल में जो प्लांट्स की लीफ की शेप है, प्लांट्स की लीफ का साइज है, ये मायने रखता है कि पत्तियां छोटी हैं, बड़ी पत्तियां हैं तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, छोटी पत्तियां हैं तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। पत्तियां डॉर्सीवेंट्रल हैं, दोनों सरफेस पर हैं स्टोमेटा या अपर सरफेस पर हैं, ये डिपेंड करता है पत्ती की साइज पर। ठीक, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर है, हवा है, एबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल, पानी में मिट्टी में पानी की उपलब्धता पर ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। देखिए, अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो हम देखते हैं कि हमारे गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई टेम्परेचर में भी हाई ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होता है। टेम्परेचर लो, ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज, टेम्परेचर हाई, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज। ऐसे ही मौसम में अगर हवा चल रही है ना, तो हवा में, विंड में ट्रांसपिरेशन हाई और कम हवा में ट्रांसपिरेशन रेट कम। वाटर एबिलिटी, अगर ज़्यादा पानी मात्रा से ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट कम, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, नहीं तो हाई रेट। ठीक,
याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं बताया। देखिए, एक तो सोर्स ऑफ फूड है फोटोसिंथेसिस, है ना, भोजन का स्रोत है, चाहे वो एनिमल्स के लिए है या फिर पौधों के लिए है, ठीक है। और एनिमल्स तो कम्प्लीटली पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, और ह्यूमन एनिमल से भी फूड को लेते हैं और प्लांट से भी। तो सोर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड क्या है? फोटोसिंथेसिस। और सोर्स ऑफ लाइफ इन द अर्थ, ऑन द अर्थ इज सन। तो पृथ्वी पर लाइट का सोर्स है सन, और पृथ्वी पर भोजन का स्रोत है फोटोसिंथेसिस यानी पौधे, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में भी याद रखिएगा और प्रकाश संश्लेषण को भी याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस की साइड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी के साथ ही फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण के साथ एक छोटा सा और टॉपिक आता है गटेशन, है ना, गटेशन। तो कभी कभी आपने अभी तो थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा सर्दियों वाला है, जैसे ही थोड़ी सर्दियाँ कम होंगी, थोड़े थोड़े जब सनराइज होगा, तब कुछ पौधों की पत्तियों पर, लीफ पर ऊपर की ओर कुछ मॉर्निंग टाइम में एक वाटरी फ्लूइड रहता है, एक एक्वस भरा रहता है, पानी सा भरा रहता है, जो चमकीला चटकीला बिल्कुल दिखाई देता है। और जैसे आप देखेंगे अरबी में, है ना, अरबी की पत्तियों पर अगर आप देखेंगे तो वो पानी आपको दिखाई देगा। वो एक्चुअली में पानी नहीं होता है, उसमें डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक। वो प्लांट्स की जो स्टेम है, इस स्टेम में या जो लेयर्स हैं स्टेम की, इनमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हाइड्रेटोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटोड्स। इनके द्वारा ये पानी बाहर आता है, और जैसे जैसे सनराइज होता है, जैसे जैसे धूप बढ़ती है, सूरज की किरणें बढ़ती हैं, वैसे वैसे, एक मिनट, तो इसमें मिनरल्स, वाटर, सॉल्ट सब डिजॉल्व होते हैं, जो प्लांट्स में हाइड्रेटोड्स के द्वारा बाहर आता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। जी हाँ, गटेशन। ये गटेशन की प्रोसेस जब मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा मौसम ठंडा होता है, इस टाइम पर कुछ पौधों की पत्तियों पर आप पानी की बूंदों को देखेंगे। तो गटेशन को भी याद रखिए। और इसके साथ में ब्लीडिंग पूछा जाता है। तो कोई भी, अगर आपने किसी भी प्लांट को कट किया है, उसके स्टेम को कट किया है, और उस स्टेम पर आप देखते हैं कि कुछ लिक्विड, तरल पदार्थ जो कि प्लांट के स्टेम से बाहर आता है, एक्चुअली वो वाटर नहीं होता है, उसमें भी डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, और इसे प्लांट में ब्लीडिंग कहा जाता है। तो ब्लीडिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपिरेशन, गटेशन और फोटोसिंथेसिस, इन सभी को अच्छी तरह से लर्न करते रहिए, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप सभी जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक और वॉच करते रहिए। तो अगर आपका इनसे कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा, और वीडियो को वॉच करते रहिए। और आगे हम फिर बीएससी के जो दूसरे टॉपिक्स हैं, इन पर भी बात करेंगे, और इसके बाद में एनिमल किंगडम पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स के कुछ बेसिक करेक्टर्स की बात करेंगे। जी हाँ, जनरल करेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो
कौन से जनरल कैरेक्टर्स होंगे प्लांट्स के, इनको हम अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो किस तरह से आप पौधों को पहचानेंगे कि हर्ब क्या है, श्रब क्या है, ट्री क्या है, इसके बारे में हम लेकर आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएससी का जो 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर में तो इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर्ब श्रब ट्री, इसमें फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस पर पूछा भी जाता है। तो सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करते रहिएगा। और फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ब्लीडिंग, इनसे अगर कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स को लिखकर भेज दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं।